इट इज़ अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम बात करेंगे ब्रीफली कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इसका स्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में कब आई, कैसे कैसे इन्होंने अपने काम शुरू करे, फिर इसकी बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर फॉर्मेशन, फिर ईआईसी इन इंडिया फ्रॉम 1600 टू 1857। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनती है, 1601 में इनका एक्सपीडिशन शुरू होता है और लगभग 1857 तक इंडिया में इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। तो एक बहुत लंबा समय है, इस लंबे समय के बारे में हम ब्रीफली थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इन्होंने इंडिया में आके एक्सपेंशन अपना कैसे करना शुरू करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक्सपेंशन कैसे शुरू करा, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो लास्ट में हम देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इट द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले इसके नाम वगैरह हमने पिछली बार भी डिस्कशन किए थे। इससे ऊपर वाली स्लाइड है, मैप से ऊपर कॉलोनियल साउथ ईस्ट एशिया से ऊपर वाली स्लाइड है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाम था ईआईसी, ठीक है, HEIC ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी EITC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर इसको हम जॉन कंपनी या कंपनी बहादुर के नाम से सिंपली जानते थे, ठीक है, या इसको सिंपली कंपनी कहा जाता था। कैसी कंपनी थी ये? ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, इसका स्टॉक एक्सचेंज भी था। और थोड़ा सा इसमें आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी तो उस प्राइवेट कंपनी को क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट होती है रेगुलेटिंग बॉडी, गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग बॉडी। सो इट्स अ रेगुलेटिंग बॉडी। तो रेगुलेटिंग बॉडी जब गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को जो होता है पूरी तरीके से राइट्स नहीं देती। आप देखिए इंडिया में क्या है, आज की डेट में आप सुन रहे होंगे कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। अब एक छोटी सी बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम बात करें तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन व्हीकल जो है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं आ पाए। वैसा ना होने का रीजन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है और जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनकी आपस में लाइजनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम लाइजनिंग लॉबिंग के बारे में भी बात करते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में आए तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया पे जब इनका कंट्रोल हो गया तो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की महारानी थी, एक टाइम ऐसा था कि वो भी जो थी वो थोड़ा सा डिस्करेज हो गई थी। ये कह सकते हैं कि उनके भी जो वहाँ पे गवर्नमेंट में लोग बैठे थे या वहाँ के जो व्यापारी लोग थे जो लोकल वहाँ पे डील करते थे, उन लोगों ने उनको भी एक बार भड़का दिया था कि भैया जितना हमारा देश ने उससे कई बड़े इलाके पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती थी, जो हम पढ़ेंगे। जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आने शुरू हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट्स जो थे जिसका 1835 वाले का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, वो लगातार कानून लेके आती थी, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऑब्जेक्टिव इसका एक ही था, ईस्ट इंडीज से ट्रेड करना, जिसमें इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया शामिल थे, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या करा, चाइना से भी टी का जो था ट्रेड शुरू कर दिया, ठीक है। और इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, ना सिर्फ इंडिया बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने बहुत ज्यादा जो था कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। ओके राइट। सो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें मैप में आपको ये समझना पड़ेगा कि खाली इंडिया ही नहीं, बर्मा, उसके अलावा मलाया, ठीक है, सिंगापुर, मलक्का, ब्रूनी और सरवाक, इन एरियाज में जो था कॉलोनीज थी, किसकी? ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। इसके साथ साथ यहाँ पे पोर्चुगीज की, फ्रेंच की, डच की, सब लोगों की कॉलोनी थी, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या होता है, मसालों का या और चीजों का ट्रेड यहाँ से होता था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप देखेंगे, इसका लोगो देख लीजिएगा, लोगो के बाद इसका ट्रेड रूट देख लीजिएगा। ये पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के आते थे यहाँ पे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप जो बिल्कुल अफ्रीका के नीचे है, वहां से इन्होंने रास्ता लेके आते थे। और इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में जो हमारा क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज के बाद में और जो पावर्स थी वो इंडिया में आनी शुरू हुई थी। उसका रीजन क्या था, वो रीजन भी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1764 में, क्योंकि 1757 में जो बंगाल था उसको नवाब को हरा दिया था प्लासी की लड़ाई में, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बंगाल में अपने आप को स्ट्रेंथन करना शुरू करा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सत्ता में जब परिवर्तन आता है तो वो एकदम से नहीं आता। जैसे अभी क्या सिस्टम हो गया, डेमोक्रेसी में चुनाव हुआ और तुरंत सरकार चेंज होगी, बट उस टाइम ऐसा नहीं होता था, उस टाइम धीरे धीरे करके चेंजेस आते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था
कि ये जो है 1764 का इंडिया है। और आप देख सकते हैं, जैसे बोलते थे कि इंडिया पूरी तरीके से डिवाइडेड था, तो यहाँ पे आप देखेंगे दुर्रानी एम्पायर था, ठीक है, बलूची थे आपका, इवन जो मराठा थे वो भी गायकवाड़ फैमिली थी उनकी, पेशवा थे, भोसले थे, ठीक है, देशमुख थे, अलग अलग थे, राजपूत जो थे उनकी भी अलग अलग फैमिलीज थी। इन लोगों में आपस में भी जो था इलाके के वर्चस्व के लिए होता था, क्योंकि एक्चुअली स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आज हमारे सामने है, स्टेट उस टाइम पे इस तरह का स्टेट नहीं होता था। उस टाइम पे एक वेलफेयर स्टेट नहीं होता था। उस टाइम पे स्टेट का पर्पस ये होता था कि भाई आपके जो मेनली जो वहाँ पे खेती होती थी, किसानी होती थी, उनसे उनका ये था कि हम आपसे टैक्स लेंगे और हम आपको चोरों डाकुओं और दूसरे राजाओं से आपकी रक्षा करेंगे। तो स्टेट जैसा आज है स्टेट वैसा नहीं होता था, कहीं कोई चुनाव नहीं होते थे। तो जो पोस्ट पे बैठता था, जो राजा होता था या जो सेनापति होता था, वो लोग अपने हिसाब से चीजों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आज के जैसा गवर्नेंस है वैसा गवर्नेंस उस टाइम पे नहीं होता था। उस टाइम पे गवर्नेंस का तरीका पूरी तरीके से डिफरेंट था, ठीक है। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अंग्रेज जब इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने थोड़े बहुत एरियाज पे कब्जा करना शुरू करा। जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटोरियल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता, बनारस, मद्रास, मैसूर से नीचे वाला इलाका, इन इलाकों पे सबसे पहले इन्होंने अपना कब्जा करा। और सारे के सारे ये इलाके कोस्टल वाले, ठीक है, कोस्टल एरियाज हैं, इस पे इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे सबसे पहले एस्टेब्लिश करना शुरू करा। क्योंकि फैक्ट्री तो इनकी सबसे पहले सूरत में खुली थी, पर सूरत में इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हुआ। टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी जमीनों पे जो कब्जा करना या वहां के राजाओं को हरा के अपने आप शासन स्थापित करना, वो मेनली इनका बंगाल से शुरू होता है। फिर दूसरे में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहुंच जो थी वो आगे भी बढ़ा दी, ठीक है। और 100 साल के अंदर अंदर इंडिया के बहुत बड़े एरिया में इन्होंने काबू कर लिया। अब इसको इंडिया कहना सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का भी काफी हिस्सा शामिल है, ठीक है। तो ये इनका तरीका था अपने को एक्सपैंड करने का, धीरे धीरे साम दाम दंड भेद से एक्सपैंड करने का। अगली स्लाइड में दो मैप हैं। इन मैप में अगर आप देखेंगे तो 1858 से 1914 तक इंडिया में किस तरह से ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे पास 500 से ज़्यादा जो थे देसी रियासतें थी, जिन देसी रियासतों को ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में जाओ या आप भारत में आ जाओ, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती तो भारत का नक्शा जैसा है वैसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आप देखिए पंजाब का इलाका जो है इसको कवर कर लिया था इन्होंने, पर जो बलूचिस्तान का इलाका है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण के बाहर रहा। बलूचिस्तान में जो होते हैं बलूची लोग होते हैं और पठान होते हैं, जो अभी भी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके साथ भी वो लोग काफी लोहा ले रहे हैं, काफी उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड बलूचिस्तान इज एडजॉइनिंग टू यू कैन से ईरान, जिसे पर्शिया बोलते थे उस टाइम पे, अब उसको ईरान बोलते हैं, वहां से टच में है। और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। चाइना का जो सीपैक बन रहा है तो सीपैक बनाने का रीजन भी यही है कि जो बलूचिस्तान में पेट्रोलियम है या और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का इनका प्लानिंग है। उसके अलावा राजपूतों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आया था 1858 तक, 1914 तक बहुत बड़ा हिस्सा इनके काबू में नहीं आया था। इसके अलावा हैदराबाद जो था वो इंडिपेंडेंट रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ पहाड़ी राज्य का जो ऊपर कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल का कुछ हिस्सा जो था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। जैसे मसूरी है, नैनीताल है, ये जो शहर है इनको अंग्रेजों ने ही बसाया, वो मानते हैं इनको अंग्रेजों ने ही बसाया, तो ये हिस्सा इनसे दूर था। फिर 1919 से 1947 तक इन्होंने अपना कैसा एक्सपेंशन करा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो कच्छ है, ठीक है, काठीवाड़ा है, गुजरात के इलाके में जो है, राजपूत के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल इंडियन एजेंसी, ये बहुत सारे इलाके जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के काबू में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब इसके बाद 1858 के बाद जो था ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आया कभी। तो ये गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पूरे भारत पे अंग्रेजों का राज था, ऐसा नहीं था कि पूरे भारत पे अंग्रेजों का राज था, इस तरह की कोई चीज नहीं थी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इलाका जो था वो अंग्रेजों के आउट ऑफ बाउंड था। और जैसे आपने सुना होगा सिंधिया फैमिली के बारे में सुना होगा, तो जो सिंधिया फैमिली है वो राजपूत जो राजस्थान का इलाका है वहां पे वो लोग राज करते थे, वो राज परिवार है उनका, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था, जो हमारे अवध के नवाब थे उनके भी एंसेस्टर्स, उनके भी जो अभी वंशज हैं वो आपको मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करना पड़ा।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1500 शताब्दी में, देखिए पहले इनका जो रूट होता था, आप इसमें मैप, हाँ ये मैप में थोड़ा सा देख लीजिए पहले, ये जो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग करने के लिए जो लैंड रूट लेते थे वो मिडिल ईस्ट से होके जाता था। अच्छा, मिडिल ईस्ट में जो उस टाइम लोग रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोल की तो खोज हुई नहीं थी, तो वो ट्राइबल लोग होते थे और वो फाइट करने में बहुत एक्सपर्ट होते थे, लड़ाई वगैरह करने में एक्सपर्ट होते थे। तो इंडिया से जो ट्रेड होता था, या तो वो क्या करते थे कि इंडिया जो गुजरात वगैरह से थे जो हमारे ट्रेडर्स थे, क्योंकि ये कहना कि इंडिया को इन्होंने ढूंढा ये तो गलत है, वो उनके लिए सही है, उन्होंने इंडिया को ढूंढा, इंडिया कहीं खोया हुआ नहीं था। इंडिया का जो ट्रेड एम्पायर था वो वहां तक पूरी तरीके से फैला हुआ था। आप देखेंगे तो जब ये लैंड रूट से आते तो कई तरह की परेशानियों को इनको सामना करना पड़ता था, कई जगह इन्हें टैक्स देने पड़ते थे, कई राजाओं के साथ में इनको डील करनी पड़ती थी। पर धीरे धीरे जब इन्होंने सी रूट बना दिया तो फिर ये क्या करने लगे, उस रूट को फॉलो करने लगे। तो 1500 में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारे जो इंडियन गुड्स थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो पोर्चुगीज इंडिया में आ गए थे, आपको पता है कि वास्को डा गामा इंडिया आए थे। तो इन्होंने क्या करा, पोर्चुगीज ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करी। फिर स्पेन के जो लोग थे, जो पुर्तगाल और स्पेनी थे, इन लोगों ने क्या करा, एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया ब्रिटिश के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्पेनिश आर्माडा इन 1588। तो इन लोगों ने क्या करा था, 138 से 150 के आसपास शिप्स जो थे वो भेजे थे लड़ने के लिए ब्रिटिशर से, और तूफान के कारण और ब्रिटिश की नीतियों के कारण इन्होंने उनको बीट कर दिया। जब इन्होंने उनको बीट कर दिया तो इनके लिए एक रास्ता खुल गया इंडिया से ट्रेड करने का। अदरवाइज क्या होता था कि जैसे समुद्री इलाकों में ये लोग अपनी चौकी बना देते थे। देखिए ओपन सी में अगर आप सेल करने जाएंगे तो आपकी जान माल को ज्यादा खतरा है। अगर आप कोस्ट के साथ साथ चलेंगे तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तूफान आता है, तो आप तुरंत शेल्टर ले सकते हैं। तो ये सी के किनारे जाने नहीं देते थे। जब इनकी लड़ाई हुई, इनकी नेवी ने डिफीट, इंग्लिश नेवी ने स्पेनिश नेवी को जब डिफीट कर दिया, तो ब्रिटिश और डच के लिए रास्ता खुल गया इंडिया से ट्रेडिंग करने का, और इस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग होना शुरू होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, डच लोग जो थे वो थोड़ा एक्सपर्ट थे। आपने देखा होगा क्रोनोलॉजी में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहले आ गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने लगभग 200 इंग्लिश मर्चेंट को एक राइट दे दिया, जिसको हम बोलते हैं कि व्यापार करने का अधिकार या राइट टू ट्रेड दे दिया इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और इसी कंपनी को हम आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं, इसमें मैप हमने आपको समझा दिया। थोड़ा सा नीचे जो दूसरा मैप है इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये स्पेनिश आर्माडा के बारे में है कि एक्चुअली क्या हुआ था। ठीक है, मई से सितंबर 1588 के बीच में हुआ था। यहीं पे कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनके लिए सी रूट खुल गया था। आप अगर इसमें मैप में देखें तो जो पिंक कलर का बना हुआ है वो इंग्लैंड है, और उसके बगल में आपका डच नीदरलैंड जिसको आप बोलते हैं वो है। ठीक है, तो इनको आना जो था पोर्चुगीज और स्पेन के सामने से होकर क्रॉस होना था। तो धीरे धीरे जब वो लड़ाई हार गए तो इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करा और फिर ट्रेड करना शुरू किया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एआईसी। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बहुत हल्का सा हम पढ़ लेते हैं। As the name suggests, the company's humble origin was as a small group of investors and businessmen looking to capitalize on these new trading opportunities, जो आर्माडा के बैटल के बाद ओपन हो गया था। तो इनकी पहली एक्सपीडिशन कई बार पूछी जाती है। एशिया के लिए जो पहली एक्सपीडिशन चली 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, 1601 में इनकी पहली एक्सपीडिशन चलती है इंडिया के लिए। ठीक है, जिसमें 4 शिप होते हैं और उनका कमांडर होता है जेम्स लैंकेस्टर, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पे लगी हुई देख रहे हैं। और जब ये वापस जाता है तो अपने साथ 500 टन पेपर लेके जाता है, क्योंकि पेपर मतलब जो मिर्च होती है, खासतौर से ब्लैक पेपर, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो होता है ठंड ज्यादा होती है, और आपको पता है ब्लैक पेपर जो होती है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। सर्दी जुकाम में शहद के साथ अगर आप खा लेते हैं काली मिर्च तो आपको एकदम आराम पड़ जाता है। तो उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी थी, साथ साथ इनके जो खाने पीने की चीजें थी उसमें मसाले के तौर पे भी यूज होता था। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। ठीक है, अब इन इनिशियल रूट पे क्या हुआ कि इन्होंने आना जाना शुरू करा, तो पहले तो लोगों को पता नहीं था। अब जब लोगों को पता चलने लगा तो उन्होंने क्या करा, समुद्री डाकू भी रास्ते में बैठने लगे। फिर डच के साथ इनकी लड़ाई होने लगी, पोर्चुगीज स्पेनिश जो लोग इनके मतलब एक्चुअली क्या था कि उस टाइम हर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता था। जैसे आज हमारी नेवी है और हमारा जितना टेक्नोलॉजी है, उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में आपने देखा होगा, तो हर कोई वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश करता था। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या डिसाइड करा
कि दो चीजें डिसाइड करी। एक तो ये पहुंच गए मुगल दरबार में, जहांगीर को बोला इन्होंने कि हमको ऑल ओवर इंडिया ट्रेड करने का राइट चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया से भी पहले इन्होंने बंगाल का ट्रेडिंग राइट मांगे। और दूसरा इन्होंने क्या करा कि मसालों पे से अपना ध्यान हटा दिया, क्योंकि मसाले क्या थे, जो डच थे उनकी पहले से लाइसेंसिंग हो गई थी। मार्केट में क्या होता है, जो पहले आ जाता है उसकी जान पहचान बढ़ जाती है और वो उस ट्रेड को फिर मोनोपोली करने लगता है। तो डच लोगों ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी मसालों पे, तो इन लोगों ने मसालों से ध्यान हटा के अब कॉटन और सिल्क पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले मसालों के हिसाब से आए, पर धीरे धीरे ना उन्होंने अपना जो मेन प्रोडक्ट था वो चेंज करके कॉटन और सिल्क कर दिया। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे 1601 से 1857 तक इंडिया में क्या था। सबसे पहले इसकी अगली स्लाइड में आप देखिए कि ये इंडिया में ट्रेडिंग क्या क्या करने आते थे। सबसे पहला इनको जो ट्रेड करने की जरूरत थी वो थी फैब्रिक्स, स्पाइसेस, ओपियम, टी, इंडिगो, ठीक है, सॉल्ट पेट्री यानी कि गन पाउडर, पोर्सिलीन और पेपर। इसमें से ज्यादातर चीजें जो है, अब जैसे मसाले थे तो ये कहाँ से लेते थे, साउथ ईस्ट एशिया से लेते थे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया से मसाले लेते थे। ये बहुत ही एक अच्छी एक्सप्लेनेटिव स्लाइड है। इस स्लाइड में जो पिक्चर लगी है उसमें एक एक चीज आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये लोग इंडिया में आते थे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना फुटहोल्ड कैसे जमाया, कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करा। तो इसमें कुछ डेट्स जो याद करने की है वो है 1608, जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। फैक्ट्री का मतलब क्या है, ये कुछ जगह ले लेते थे जहाँ पे इनके अपने शिप्स आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, सामान को रखेंगे और एक्सचेंज करेंगे। 1611 में इन्होंने क्या करा, मछलीपट्टनम में भी एक अपनी ट्रेडिंग पॉइंट बना दिया। ठीक है, और 1639 में उसको शिफ्ट कर दिया मद्रास। फिर एक और इसमें घटना घटती है कि पोर्चुगीज के साथ इनकी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ स्वेले, ठीक है, 1612 में, और उसमें ये लोग जीत जाते हैं। उसके बाद 1612 में ये क्या करते हैं, जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जहांगीर के कोर्ट में जाके परमिशन ले लेते हैं इंडिया में व्यापार करने की। और धीरे धीरे क्या होता है, जो मुगल दरबार था वो उनको फरमान दे देता है कि वो इंडिया में बिना टैक्स दिए अपने बिजनेस को बढ़ा सके, खास तौर से वेस्ट कोस्ट पे। अब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैप है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, इस मैप को अगर जूम कर पाए आप तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले इनकी फैक्ट्री कहाँ हुई, सूरत में स्टैब्लिश हुई, फिर बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई, मद्रास में हुई, ठीक है, विजयपट्टनम, कलकत्ता, हुगली, ये इनके मेन सेंटर थे। इसमें देखिए सारे के सारे जो कंपनीज थी उनके बारे में बताया गया कि डच के कहाँ पे कॉलोनीज थी, या डच ने कौन से एरिया पे अपना डोमिनेंस बना रखा था, ब्रिटिश ने कहाँ बनाया था, फ्रेंच ने कहाँ बनाया था, ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, श्रीलंका तक आप देखेंगे पूरा इनका फैला हुआ था। अब यहाँ पे ये देखिए 1600 का टाइम चल रहा है, 1612 से लेके लगभग 1690 तक का इसमें टाइम बताया गया है। तो इस दौरान जो था नॉर्थ इंडिया में जो था मुगल्स का, राजपूत का, मराठाओं का, इनका काम चल रहा था, और साइड में जो कोस्टल एरियाज थे वहां पे वेस्टर्न पावर्स आने लगी। तो इन्वेजन दोनों तरफ से हुआ, लैंड से इन्वेजन हुआ उसमें मुगल आ गए, और जो सी से इन्वेजन हुआ, ओशन से इन्वेजन हुआ, उसमें हमारे पास ये वाली पावर्स आ गई जिनको हम यूरोपियन पावर्स बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अब क्या होता है कि जो इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की अपनी, स्ट्रेटेजी चेंज करने का क्या रीजन था कि भाई अब ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से कॉटन और सिल्क ले रहे थे, इंडिया से कॉटन और सिल्क ले रहे थे, कॉटन और सिल्क। यस, अब ये इंडिया से क्या कर रहे थे, इनकी स्ट्रेटेजी चेंज कैसे हुई, इन्होंने इंडिया से कॉटन और सिल्क ले रहे थे। तो कॉटन और सिल्क लेने के कारण इन्होंने क्या करा, जो ग्लोबल लेवल पे जो मार्केट था, टेक्सटाइल मार्केट जो था, उस पे इनकी मोनोपोली होगी, और उस पे इनकी मोनोपोली होने के कारण क्या हो गया, इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब इन लोगों ने क्या करा, जो पैसा इन लोगों ने इकट्ठा करा उस पैसे को इन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, क्योंकि बिजनेस में क्या है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो 10 आदमी का काम अकेले भी कर सकती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो इन्होंने वो जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी। फैक्ट्री लगाने के बाद इन्होंने क्या करा कि जो सामान पहले ये इंडिया से लेते थे, जिसके कारण इंडिया में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, वो एम्प्लॉयमेंट लोगों से छीन लिया। पहले हाथ से कपड़ा बनता था, फिर इन्होंने मशीनों में कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। राइट, उसके अलावा इन्होंने एक चीज और करी कि जो इंडिया में इनके अपने स्टेशन थे, जो बाद में प्रेसिडेंसीज के नाम से जाने लगे, उसका इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू करा, उसमें किले बनाने शुरू करे। किले बनाने के साथ साथ इन लोगों ने क्या करा, वहां पे अपनी एक रेगुलर आर्मी रखनी शुरू कर दी। उस रेगुलर आर्मी का पहले काम क्या था कि अगर फ्रेंच वाले या डच वाले इनसे लड़ाई करें तो ये उनके साथ लड़ाई लड़ते थे। पर धीरे धीरे इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करा, उस आर्मी में ज्यादातर इंडियंस ही होते थे,
और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा, उस इलाके पे कब्जा करने लगे। सबसे पहला जो मेजर टर्नओवर आता है वो आता है 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें सिराजुद्दौला को ये हरा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल से शुरू करते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में डेट वाइज बता दिया गया कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में डेट्स बता दी गई हैं कि किससे कितने साल के बीच में इन्होंने, ब्रिटिश ने कहाँ कहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करा। तो ये डिटेल से डिस्कस करने वाला टॉपिक है, इसको अलग से हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने किस तरह से करा। वैसे जो इनकी वॉर्स वगैरह है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी है, वो आपको धीरे धीरे इसमें समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा 3 प्रेसिडेंसी इनकी बनती है इंडिया में, जो मेजर इनका सेंटर हो जाते हैं। पहला है बंगाल, दूसरी बॉम्बे और तीसरी मद्रास। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बंगाल क्योंकि इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था बंगाल में, क्योंकि बंगाल को हराने के बाद इन्होंने अवध के नवाब को भी हरा दिया था। और बंगाल से अवध का मतलब है पूरा का पूरा रोहिलखंड के इलाके तक, यानी अपना बरेली तक, मेरठ तक ये पहुंच गए थे, ठीक है। ये इनका सबसे स्ट्रेंथ वाला पॉइंट था, सबसे मजबूत पॉइंट था ये, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें कुछ और बात बताई गई है, देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि 1600 से 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक्सटाइल पे अपना ध्यान रखा। फिर वही हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से इनको तो फायदा हो गया, इन्होंने अपना क्या करा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से काम करवाएंगे तो कई तरह की प्रॉब्लम आपको सामने आती है। ह्यूमन के साथ काम करने में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, बट मशीन्स के साथ काम करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम कर दी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम कर दी, और राइट और इन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से क्या हो गया कि अब इनको क्या था, इनको इंडिया की क्राफ्ट्समैन की जरूरत नहीं थी। इंडिया में जो स्किल्ड लेबर थी, जिन्होंने कई सालों से, पुश्तों से अपना को मजबूत करा था, उन लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। उनके बेरोजगार होने के कारण क्या हो गया कि इंडिया में ज्यादातर लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए। अब एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखिए तो हमारी बेसिक नेसेसिटी है खाना। तो इन लोगों ने क्या करा, फोर्सफुली हमसे उन चीजों की खेती कराई, जैसे कॉटन की खेती कराई, इंडिगो की खेती कराई, ओपीएम की खेती कराई, जिससे इनको तो फायदा मिला, पर भारत में पूरी तरीके से भुखमरी फैल गई, ठीक है। और वो फेमाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें करोड़ों लोग भारत में मारे गए। और उन करोड़ों लोगों के मारे जाने के पीछे ब्रिटिशर्स का लालच ही एकमात्र कारण था, कोई और कारण था नहीं, ब्रिटिशर्स का लालच था उसमें, ठीक है, राइट। ये चीजें होगी इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, एक और इसमें चीज होती है कि ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें तो इन्होंने क्या करा, चाइना से ये टी को लाने लगे अपने पास। अब चाइना से जब ये टी लाते हैं तो टी की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको पता ही है लंदन में या यूनाइटेड किंगडम जो है वो वहाँ पे ठंडा ज्यादा रहता है, तो चाय काफी अच्छी लगी वहाँ के लोगों को। अब चाय का जो इन्होंने ट्रेड करना था इंडिया इनके साथ में, चाइना के साथ में, तो वो चलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड पे और चाइना चलता था सिल्वर स्टैंडर्ड पे, तो वो इनको इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या करा कि इंडिया में अफीम उगानी शुरू करी और चाइना के लोगों को नशेड़ी बना दिया, उनको अफीम सप्लाई करने लगे। और अफीम के लालच में वहां के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं सुनते हुए इनको जो था टी के बदले ओपीएम का ट्रेड चलने लग गया। उससे चाइनीज को लॉस होने लगा, चाइनीज गवर्नमेंट को लॉस होने लगा, रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, क्योंकि बेसिकली ये थे चोर टाइप के। इनका काम ये था कि गवर्नमेंट को टैक्स मत दो, धीरे धीरे गवर्नमेंट को अंदर से घुस के खत्म करो और अपनी मोनोपोली को स्टैब्लिश करो। तो चाइना की गवर्नमेंट ने जो था इनके खिलाफ आवाज उठाई, 50 साल तक इनको झेला। उसके बाद में चाइना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सारा का सारा ओपीएम ट्रेड को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया, और इस तरह से ओपीएम वॉर्स शुरू हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना की गवर्नमेंट के बीच में। अब चाइना के मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हालांकि ब्रिटिश का कभी डायरेक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं रहा चाइना पे, पर आप देख सकते हैं इस मैप में जो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ पे चाइना जो ब्रिटिशर्स थे इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जरूर बन गया था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि जो हांगकांग है, हांगकांग पे अपना डायरेक्ट काबू कर लिया और हांगकांग के थ्रू ही वो चाइना के अंदर पूरा अपना ट्रेड करते थे, ठीक है। तो हांगकांग उनके काबू में बहुत लेट तक रहा। अब हांगकांग में आपको पता ही है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो उस पर अब अपने रूल्स लगा रही है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो कई लोगों को जेल में बंद कर रही है, लोगों का वहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने ऑपरेसिव नहीं है जितने चाइनीज है आज की डेट में। इतना ऑपरेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, तो चाइना जो है वो लोगों का ऑपरेशन करे, जिसके खिलाफ वहाँ पे विरोध हो रहा है। तो मेनली जो इनका पार्ट था वो आपका यही था, हांगकांग। हांगकांग के थ्रू ही ये लोग जो थे अपने आप को क्या करते थे, ट्रेड वहां पे अंदर फैलाते थे। ये नेक्स्ट में मैप में मैंने आपको समझा दिया कि चाइना
के में हांगकांग कहाँ है, और फिर एक हांगकांग का थोड़ा सा बड़ा मैप देके मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलता है, चाइना का एक कमिश्नर है, वो कहता है देयर इज अ क्लास ऑफ इविल फॉरेनर दैट मेक्स ओपियम एंड ब्रिंग्स इट फॉर सेल, टेम्पटिंग फूल्स टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स मियरली इन ऑर्डर टू रीप अ प्रॉफिट। तो अफीम का जो ट्रेड है उसके बारे में ये बोलते हैं, और अफीम के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं चाइना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, उसी दौरान क्या होता है कि इंडिया में इनका एक्सप्लोटेशन बढ़ने लगता है। जब इनका एक्सप्लोटेशन बढ़ने लगता है तो इनके सोल्जर्स ज्यादातर इंडियंस ही थे। अब इंडियन सोल्जर्स को जब ये बात समझ में आने लगी कि ये लोग तो हमारे ही बंदों पे हमारे थ्रू अत्याचार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे, क्योंकि जो रूलर्स थे इंडिया में, या जमींदार थे या किसान थे या जो भी और वर्ग थे समाज के, वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से बहुत नाराज थे। ब्रिटिशर्स के पास एक ही पावर थी, वो थी उनकी आर्मी। अब वो आर्मी में भी क्या करते थे कि जो ऊपर की पोस्टें होती थी, जिसे आप नेपोटिज्म बोलते हैं आज की डेट में, वो नेपोटिज्म ही करते थे कि इंडियन सोल्जर कितना भी ब्रेव हो, लड़ने में कितना भी बहादुर हो, कितना भी ताकतवर हो, वो उसको सूबेदार या जमादार की रैंक के ऊपर नहीं आने देते थे, उसी रैंक पे रखते थे। और उनके साथ क्या करते थे, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते थे। रिस्की काम सारे वो लोग करते थे, और एंजॉयमेंट जो था सारा का सारा, जो क्रीमी लेयर वाले काम थे, वो सारे ब्रिटिशर्स करते थे। तो इसके कारण भारत में जो था इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ, जिसको हम 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं। और 1857 के रिवोल्ट में लगभग ब्रिटिशर्स इंडिया से खत्म हो गए थे। तो उस टाइम क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, और क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के द्वारा इन्होंने इंडिया पे डायरेक्ट जो था रूल एस्टेब्लिश, डायरेक्ट रूल के थ्रू इन्होंने अपने आप को इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। इन्होंने इंडिया में किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करा, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी 3 पॉलिसीज थी। देखिए, खास बात तो यही थी, पहले तो ये क्या करते थे, लड़ाई करते थे। लड़ाई करने का तरीका इनका क्या होता था, ये पहले किसी जगह जाते थे, अपना कैंटोनमेंट बनाते थे, कैंटोनमेंट बना के फिर वहां के लोगों को टैक्स नहीं देते थे, वहां के राजा को टैक्स नहीं देते थे, या दूसरे राजा को भड़काते थे, आपस में लड़वाते थे, अपनी आर्मी को मजबूत करते थे, और धीरे धीरे कैंटोनमेंट बना के अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर लेते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी है, फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब है। उसके बाद 2 मेथड और थे, एक था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस मतलब कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा, अगर आपका पड़ोसी आप पे अटैक करेगा, आप मेरी आर्मी को रखो। और रखने का मतलब यह था कि उस आर्मी का खर्चा भी उस राजा से लेते थे। जैसे मान लीजिए कि आप देहरादून में हैं, देहरादून में राजपुर हो गया और मसूरी हो गया, तो ये मसूरी के राजा के पास जाएंगे, राजपुर के राजा के पास जाएंगे, उनको बोलेगा कि देखो वो आप पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। उन लोगों की आपस में तो एनिमिटी होती थी, वो बोलते थे ऐसा करते हैं कि मैं आपके पास 20,000 आदमी की फोर्स छोड़ देता हूँ, और उस आर्मी का खर्चा आप उठाओगे, उसे रहने के लिए जगह आप दोगे, और जब लड़ाई होगी तो मेरी आर्मी आपका सपोर्ट करेगी। अब राजा को लगता था 20,000 ट्रेंड आर्मी विद मॉडर्न वेपन मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है। उस तरह से वो उनको वहां रखते थे। फिर धीरे धीरे वो क्या करते थे, उस राजा के दरबार में सेंध लगाते थे, राजा के दरबार में अपने एक बंदे को बिठाते थे जो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। ये थी सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि भाई अगर किसी के नेचुरल ऑफस्प्रिंग नहीं होता, नेचुरल हेयर नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, गोद लेंगे किसी को। तो जो उसको गोद लेते थे वो उसको वारिस नहीं मानते थे, और उस राजा के बाद उस पूरे साम्राज्य पे अपना अधिकार कर लेते थे, जिसकी वजह से झांसी की रानी ने या तात्या टोपे ने तलवार उठाई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, बंगाल को इन्होंने किस तरीके से जीता। देखिए, बंगाल की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल यानी इंडियन ओशन के पास में है। वहां पे मछली पूरी मिलती है, वहां पे मानसून पहले आता है, वहां पे खूब अच्छी बारिश होती है, लैंड बहुत फर्टाइल है, रिवर्स वहां पे है, ओशियन वहां पे है, पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। तो कंपनी ने सबसे पहले जो था यहीं पे अपने को एस्टेब्लिश करना शुरू करा। 1717 में 1717 में इन्होंने मुगल एम्परर फरूख सियाड़ से एक फरमान ले लिया। फरमान का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसमें यह था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में बिना किसी तरह का टैक्स दिए हुए, चुंगी कर या जो भी इस टाइप के टैक्सेस होते थे, कोई टैक्स नहीं देते हुए अपना रोजगार चला, अपना काम चला सकती थी। अब भाई फरूख सियाड़ जी तो दिल्ली बैठे थे, उनको क्या पता कि वहां पे क्या हो रहा है। यहाँ का जो नवाब था वो उस टाइम कौन थे, सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को इस चीज से प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इसलिए थी कि भैया टैक्स तो उनको मिल ही नहीं रहा, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने पर्सनल काम भी वहां पे बहुत चलाते रहते थे, यानी कंपनी का काम के नाम पे वो अपने पर्सनल बिजनेसेस भी चला देते थे वहां पे। उसके कारण क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था वो भड़क गया। सिराजुद्दौला जो था वो भड़क गए, और सिराजुद्दौला को ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे
दीमक की तरह बंगाल को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अंग्रेजों को मालूम है कि हम स्ट्रेंथ में कम है और हम इंडिजिनस भी नहीं है, लोकल भी नहीं है, तो हम इससे जीत नहीं सकते। तो उनका एक ही हथियार होता था, साम दाम दंड भेद में वो क्या करते थे, छल बल की नीति अपनाते थे। उन्होंने क्या करा, जो मीर जाफर था उसको अपनी टीम में मिला लिया, मीर बख्शी भी बोलते हैं मीर जाफर को, माणिक चंद को, अमीर चंद, इन 3 लोगों को मिला लिया अपनी तरफ, और खादिम खान, इन लोगों को अपनी साइड मिला के क्या करा, अगले इसमें आप देख लीजिए, ये हैं फर्रुख सियार जी, जिन्होंने दिल्ली में बैठ के बंगाल के लिए आदेश दे दिया। बंगाल वाला कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो टैक्स चाहिए। तो अब इनको समझ में आ गई, ये रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव को ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे यहाँ पे डोमिनेट करना है तो इनकी आर्मी को अंदर से तोड़ना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, मीर बख्शी के साथ में डील कर ली, और इसने क्या करा, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया 1757 में प्लासी की लड़ाई में, और सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला को हटा के उन्होंने इसको वहां का क्या बना दिया, राजा बना दिया, और उसके बाद इन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से लूटना शुरू कर दिया। पूरी तरीके से जो वहां का टैक्स सिस्टम था उस पर काबिज हो गए। दीवानी और फौजदारी 2 तरह के वहां पे मामले होते थे, उन दोनों को इन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया, और यहाँ से बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू होता है। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए, नीचे लिखिए इसके इवेंट्स। हाँ ये देखिए, इसमें आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा पर आप अपनी पीपीटी में देख सकते हैं। याद रखने वाले हैं कि सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुई, फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1757 1764। बक्सर जो है बिहार में, बिहार झारखंड में जगह पड़ती है, और वो जो था अवध के नवाब के साथ इनकी लड़ाई होती है। ये जो लड़ाइयाँ हैं ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि इनको समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। फिर एंग्लो मैसूर वॉर हुए, मैसूर वॉर किसके साथ हुए, हैदर अली के साथ शुरू हुए। फिर हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उन लड़ाइयों को आगे जारी रखा। मैसूर वॉर में जो था फ्रेंच भी सपोर्ट कर रहे थे इनको, ठीक है। तो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। फिर श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी होता है जिसमें टीपू सुल्तान जी को मारा जाता है। फिर अंग्रेजों ने मराठों से भी लड़ाई करी, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। उसके बाद इन्होंने अवध को जीत लिया, अवध को जीतने के बाद इन्होंने सिंध को भी जीत लिया, और फिर एंग्लो सिख वॉर भी होते हैं। तो ये सारी इनकी डेट्स और इसमें क्या क्या हुआ ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बिल्कुल लास्ट में आप आते हैं, एक बहुत ब्रीफ सा इसमें माइंड मैप है जिसमें आप समझ जाएंगे क्या क्या चीजें मेनली हुई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, 1614 में फैक्ट्री सेटअप करते हैं सूरत और मछलीपट्टनम में। फिर 1739 में आते आते क्या होता है, नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली में मुगल सल्तनत पे, और उसके बाद जो मुगल जो सल्तनत थी या मुगल जो एम्पायर था वो वीक होने लगता है, ठीक है। 1746 में क्या होता है, मद्रास को फ्रेंच से जीत लेते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, सॉरी, सीज ऑफ मद्रास बाय फ्रेंच, मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं फ्रेंच। और ये पहला होता है, पहली बार इंडिया में ऐसा होता है कि एक यूरोपियन नेशन ने डायरेक्ट किसी टेरिटरी को जीत लेते हैं अटैक करके, ओके। फिर 1751 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो आराकोट जीत लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार, अभी तक फ्रेंच डोमिनेट कर रहे थे इंडिया में, अब जब आराकोट की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जिता देता है, कैप्चर कर लेता है, तो फ्रेंच से ज्यादा पावरफुल इंडिया में ब्रिटिश हो जाता है। 1757 में अभी हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी होती है, नवाब सिराजुद्दौला जी को हरा देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 में क्या होता है, मुगल एम्परर जो होते हैं वो, जो दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दे देते हैं कि भाई अब जो टैक्स की वसूली करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी बंगाल में। उसके बाद 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, बंगाल में मोनोपोली आ जाती है, और चावल की जगह, दाल की जगह अफीम उगाते हैं, जिसके कारण इंडिया में कई लोग मारे जाते हैं। 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है दिल्ली के आसपास 1803 में। 1806 में वेल्लोर सिपोही म्यूटिनी होती है। वेल्लोर सिपोही म्यूटिनी में क्या है कि जैसे 1857 में मंगल पांडे जी ने जो था विद्रोह किया था, उसी तरीके से वेल्लोर जो छावनी थी वहां पे भी सिपाहियों ने विद्रोह किया था, पर वो सिपाही कम थे और उनको काबू में कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद उनको तोप से उड़ा देते हैं, ठीक है। सजा देने का तरीका भी देखिए कितना विभत्स है कि सीधे तोप के आगे बांध के उन लोगों को उड़ा दिया जाता है ताकि अब बाकी लोगों के मन में डर रहे।
उसके बाद 1825 में माइग्रेशन होता है, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। 1835 में लॉर्ड मैकॉले आता है और इंग्लिश को भारत की आधिकारिक कोर्ट की भाषा बना दी जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी होता है इंडिया में, पर वो सुप्रीम कोर्ट का पर्पस और तरीका कुछ और है, वो जब हम गवर्नर जनरल्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है 1843 में, ठीक है, जिसके द्वारा ये सिंध को जीत लेते हैं जबरदस्ती। फिर 1853 में पहली रेलवे चलती है इंडिया में, बॉम्बे से थाने के बीच में, आप सबको याद ही होगी ये चीज। रेलवे लाने का भी पर्पस यही था कि जितना भी इंडिया के अंदर के इलाकों से माल, बेसिकली जो ये ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियंस एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वीनियंटली जाए, इनका पर्पस यही था कि जो माल है उसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वीनियंटली ले जाया जा सके, ठीक है। उसके बाद 1857 में आपको पता है कि विद्रोह होता है भारत में, और 1858 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के जो ब्रिटिश क्राउन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश क्वीन किंग है, वो अपने आप को भारत का राजा घोषित कर देते हैं। So this is all from my side. Thank you very much for this class and we are now open for questions. जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।